इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण को रत्ती भर भी नहीं लूटने दूंगा। पीएम ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहां कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी हालात भी हिमाचल जैसी हो जाएगी, जहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, यहां तक कि सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ जाएगी। तो किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया कि वे कर्नाटक और तेलंगाना में इन स्कीमों को लागू करें। मोदी ने कहा कि तेलंगाना में कुछ ही महीनों में 1200 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए, उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। तो वो कांग्रेस का परिवार है। ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से हरियाणा में नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही यानी कि गांधी परिवार पर आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। हमारे साथ बीजेपी से अनिला सिंह जुड़ गई हैं। अनिला जी, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है? मेरी सभी को राम राम। और कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है। यहाँ पर बाबा साहब के साथ कैसे इनके संबंध रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को जो हाथ में लिए घूमते रहते हैं ये और इनकी पार्टी वाले, उसमें जो आरक्षण की सुविधा दी हुई है और उसमें ये लोग जब इनका टेन्योर रहा है और अभी भी जहाँ जहाँ रहा है तो उस आरक्षण का लाभ कितनों को पहुंचाया है इन लोगों ने। ये वही पार्टी है जो जानी गई है कि ब्राह्मणिकल राजनीति कैसे करनी चाहिए, इन्होंने स्थापित किया भारतवर्ष में। और ये वही लोग हैं जो हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, डिवाइड एंड रूल। तो राहुल गांधी जो है जिस संविधान को हाथ में लिए घूमते हैं उसके विषय में उनको कुछ स्वयं जानकारी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी जो कहलाई जाती थी कि वीक 5 इकोनॉमी के अंदर आज उसको स्ट्रॉन्ग 5 इकोनॉमी में लाके खड़ा कर दिया है। हवाई बातें नहीं करते हैं, जो कर रहे हैं भारत के लिए कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए कर रहे हैं। परंतु ऐसे लोग जो कहते हैं कि भारत तो कोई नेशन ही नहीं है, इंडिया इज नॉट अ नेशन, राहुल गांधी जी ने कहा था ना, तो वो तो राष्ट्र विरोधी चीजें करेंगे ही करेंगे। दलितों को उनका अधिकार, पिछड़ों को उनका अधिकार कैसे कम हो, कैसे वो और कमजोर हो। अनिला जी, लेकिन अनिला जी आपने सुना होगा ना, राहुल गांधी जब यूएस में थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक दलित और पिछड़े जो है वो समान स्थिति में ना आ जाएं तब तक आरक्षण को हाथ नहीं लगाया जाएगा, आरक्षण खत्म नहीं होने वाला। फिर क्यों इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? अफवाह तो ये लोग फैलाते हैं ना। 2024 में उत्तर प्रदेश में विशेषकर आपने देखा होगा इन लोगों ने कैसे झूठ फैलाया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरक्षण को लेके। यहाँ तो प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े नेता जो हैं वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और इन लोगों ने झूठ परोसा।
तो राहुल गांधी जी की बातों पर कैसे हम विश्वास करें? वो निरंतर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनके नाम आते हैं। तो राहुल गांधी पे हम कैसे विश्वास करें? 1947 में जो देश, अगर मैं चाइना की ही बात कर ली थी, क्योंकि चाइना का नाम उन्होंने यूएस में लिया था कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जबकि आपको पता है कि 2020 के बाद तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं चाइना ने जारी ही नहीं किए हैं। तो चाइनीज इकोनॉमी उस वक्त और भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट पैरेलल थे। और आज मैं ये कहती हूँ चाइना बहुत आगे बढ़ गया, तो उसका उत्तर देंगे ये कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे, आपने भारत को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया, देश को गरीब किया और अपने खानदान हमारे को साथ अमीर में किया। कांग्रेस से केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं। केवल जी, क्या कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है? क्या आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी? बीजेपी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी जैसी झूठी पार्टी देश में नहीं है। ये देखिए, ये लोग जो अंग्रेजों के साथ मिलकर संघ जो थे, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को आजाद कराने के लिए जो कांग्रेस लग रही थी उसके अगेंस्ट खड़े थे, और ये झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात, जहां तक आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, तो ये आपने लोकसभा के चुनाव से पहले देखा था कि जो हेगड़े जी थे, एक बीजेपी के एमपी, अरुण गोविल थे, उसके बाद लल्लू सिंह थे, कितने ही बीजेपी के लोग ये कह रहे थे 400 पार करो तो हम जो है आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये कौन लोग थे? बीजेपी के एमपी थे और उम्मीदवार थे बीजेपी के। तो उसके बाद बीजेपी ने इनके ऊपर कितने बार एक्शन लिया, जो लोग ये कह रहे थे आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये जो मैडम है, जो प्रवक्ता मैडम, ये कह रही है कि आरक्षण हम जो खत्म है, करने की नहीं, संविधान बदलने की बात कही थी। एक ही बात है, संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म होगा। फैजाबाद के सांसद ने कहा था। बिल्कुल। आप सुनिए, एक मिनट मेरी बात। अगर संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म होगा ना। संविधान के अंदर ही आरक्षण है, और उसको चेंज करने की जब 400 पार के लिए ये कर रहे थे, तो कितने एक्शन मोदी जी ने कितने एमपीओ पे लिए, इस बात का जवाब ठीक दीजिए। है अनिला जी, देखिए इस बात को तो आप भी मानेंगी कि वो जो संविधान वाला मुद्दा था वो आपको भारी पड़ा। उत्तर प्रदेश के परिणाम में भी वो साफ तौर पे दिखा था, और आपके ही नेताओं ने कहा था कि यदि 400 पार जाता है तो फिर कहीं ना कहीं संविधान में बदलाव की गुंजाइश बनती है। अनिला जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अनिला जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। केवल जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो अर्बन नक्सल की तरह है। क्यों लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अर्बन नक्सल की तरह बन गई है? देखिए, आज कृष्ण जी की धरती पे कुरुक्षेत्र के अंदर आकर मोदी जी ने जो देश के लिए झूठ बोला और कांग्रेस के लिए भी झूठ बोला, वो कितना बड़ा है। आप देखिए, कितने महीन बातें करके, कितना झूठ बोल करके मोदी जी गए। इससे ज्यादा प्रमाण हो नहीं सकता। आरक्षण के लिए जो हम बाबा अम्बेडकर जी थे, उसके लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के जो फादर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उनके हस्ताक्षर है उसके ऊपर। जो कॉन्स्टिट्यूशन समिति थी, उसके रणवीर हुड्डा जी मेंबर थे। ये कौन है? वो बीजेपी कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट भी थे, नेहरू जी के साथ मंत्री भी थे, इरिगेशन मिनिस्टर भी थे सेंटर के, और कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर भी थे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं। और ये कौन है? बीजेपी वाले, जो झंडा 52 साल तक जो हमारा देश का जो तिरंगा है उसको अपने ऑफिस में नहीं फहराया। ये संविधान विरोधी है या हम संविधान विरोधी हैं? ये हमारे देश के विरोधी लोग हैं बीजेपी। ये संघी वो लोग हैं जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भाग तक नहीं लिया। भाग गए थे अंग्रेजों के साथ, खड़े हो गए थे। अनिला जी ही जवाब दे। अनिला जी, देखिए, आरएसएस को लेके सवाल उठा रहे हैं, उसका आप जवाब दीजिए। और साथ ही मेरा भी एक सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल की तरह है? अनिला जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? व्यवहार करेगा तो उसको उसी प्रकार से उसकी तुलना की जाएगी। और दूसरी बात, ये जो मनोभाव है, इनको समझ में आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहना है आप कहिए, पर जब आपके पास तथ्य नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ कहने के लिए, तो आप संघ की बातें करते हैं।
संघ के विषय में आप जानते क्या है? इंदिरा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने प्रशंसा करी है तो ऐसी हवा हवाई कर दी है। ना इनको कांग्रेस का इतिहास पता है, ना संघ का इतिहास पता है, और ना भारत का इतिहास पता है। हाँ, भारत का इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कार्य अवश्य किया है। जो अर्बन नक्सल की हरकतें करेंगी उनकी तुलना हम अर्बन नक्सल से ही करेंगे। महानुभाव मैडम, हेडगवार कौन थे? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे, जिन्होंने संघ बनाया। बेहतर होगा कि मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, उन्होंने आपकी तुलना जो है वो अर्बन नक्सल से की है, तो बेहतर होगा कि आप इस पे जवाब दें। बताता हूँ, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में ना कभी आया ना कभी आएगा। और आपको बता दूं, आज जो है मोदी जी और अमित शाह भाजपा नहीं है, ये भाजपा तो मार्गदर्शक मंडल में बैठी है। ये तो सिर्फ झूठे लोग हैं दो, जो देश के अंदर लगातार झूठ बोल रहे हैं। भाजपा है कहाँ है? भाजपा तो मार्गदर्शक मंडल में बिठाई हुई है इन्होंने। ये तो सिर्फ दो लोग हैं 10 साल से हमारे देश की जनता का पैसा लूट रहे हैं, हमारे प्रदेशों का जो पैसा है वो लूट रहे हैं, और लूट करने वाले लूट चोर हैं। आपको ये बता रहा हूं मैं आपको, हमारे प्रदेश का और देश का पैसा जो है, कितना कर्जा हमारे देश पे चढ़ा दिया इन लोगों ने। आप उसके बारे में देखें, सोचें। हमारे सिर्फ जो 10-12 पूंजीपति हैं, सारा पैसा उनको दिया जा रहा है और देश की जनता को भिखारी बनाया जा रहा है। ये कर रहे हैं ये दोनों लोग। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने अंदर झांकना चाहिए इनको। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो देश की जनता को भिखारी बनाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप यदि सरकार में लौटते हैं हरियाणा के भीतर में, तो कहीं ना कहीं आप स्थिति हिमाचल प्रदेश की तरह कर देंगे, जहां पर सरकार के खाते शून्य हैं, पैसे ही नहीं है सरकार के पास में। आपको एक चीज बता दूं, हरियाणा के अंदर भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और दूसरी बात ये बता दूं, कर्जा लेने से, कर्जे को सिस्टम को बढ़ाने से ये सोचे कि हरियाणा के अंदर उसकी बिल्कुल पैसा खत्म हो जाएगा, ये भी झूठ तंत्र भाजपा फैलाती है। भाजपा को झूठ तंत्र नहीं फैलाना चाहिए। हमारे टाइम पे कुल टोटल बजट जब हुड्डा साहब की सरकार आई 2300 करोड़ था। जिस समय हम गए थे 68,000 करोड़ बजट छोड़ करके गए थे। आप देखिए, एक साल का बजट 68,000 करोड़ था। हमने काम किए थे तभी 2300 करोड़ से 68,000 करोड़ पे पहुंचे, और हमारा 60,000 करोड़ कर्जा था उस समय। और जब हम 2014 के अंदर, जब हम आज की स्थिति देखें तो 4.5 लाख करोड़ कर्जा है हरियाणा के ऊपर। ये पैसा कहाँ गया, ये इनको जवाब देना चाहिए। झूठे मक्कार जो आज खट्टर साहब 9.5 साल के सत्ता में बैठे थे, उनका नाम तक नहीं लिया मोदी जी ने, सिर्फ नायब सैनी की पीठ थपथपाते रहे। ये झूठों की सरकार है। 9.5 साल का खट्टर साहब के राज का उनका नाम भी नहीं लिया। अगर नाम लेते तो याद आता कि इनको उन्होंने कहा था, ये महिला आई मेरे को मेरा बच्चा नौकरी पे लगना चाहिए, तो उन्होंने कहा चांद पे भेज देंगे। और एक हमारे ब्राह्मण भाई को कह दिया, अपना दात्री से तेरा गर्दन काट दूंगा मैं तेरी। ये खट्टर साहब करते रहे हरियाणा के अंदर हमारे ब्राह्मण भाइयों के साथ। कौन सी ये सरकार है? ये सब झूठे हैं, इनका कोई नियम, एक तरह 100% मक्कारी की इन लोगों ने। मोदी जी और अमित शाह, ये जितनी मक्कारी इन्होंने 10 साल के अंदर देश की जनता के साथ की है, कोई कर नहीं सकता। लेकिन केवल ढींगरा जी, बीजेपी तो कह रही है कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, केवल एक परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बताइए, इन्होंने कितने परिवारवाद को टिकटें दी इसी चुनाव के अंदर? आप बताइए, कुलदीप बिश्नोई परिवारवाद नहीं है? आप बताइए, जो बाकी के जितनी टिकटें दी है वो सारी परिवारवाद में नहीं दी इन्होंने हमारे कांग्रेस के जो लोग पकड़ के, जिनकी 4 पीढ़ियां थी, उन सभी को टिकटें दी है। वो क्या परिवारवाद नहीं है? अपनी बारी में इनको परिवारवाद भूल जाता है, दूसरे की बारी में परिवारवाद याद आ जाता है। ये तो परिवारवाद में से मक्कारों की सरकार है, मक्कारी करते हैं जनता के साथ। सर, ये तो परिवारवाद में टिकटें देते हैं, लेकिन आप तो परिवारवाद में शीर्ष पदों पर पहुंचा देते हैं एक ही परिवार के लोगों को। डंके की चोट पे जो फादर है, अगर उसका लड़का उसमें जाना चाहता है और उसकी योग्यता है और वो लोगों के अंदर जिताऊ उम्मीदवार है, हम उसको टिकट देने का काम करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। इन जैसे झूठे थोड़ी हैं हम कि आप लोग सारी शरारत करो और नाम जो है वो कांग्रेस पे फोड़ दो। ये सिर्फ जनता के साथ धर्मों जातियों में बांट करके, सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, धर्म जातियों में बांटो और वोट लो, और उसके बाद मक्कारी करके देश को लूट लो, और उसके बाद जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको सारी चीजें बांट दो, और निचली जनता है उनको भिखारी बना दो। ठीक है, ये काम है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना
कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल की तरह है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हरियाणा के चुनाव पर? देखिए, अपने तरीके से तो उन्होंने हरियाणा के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई अर्बन नक्सल है और किस तरीके से जो वामपंथी जो आतंकी नक्सली जो लोग हैं उनके समर्थन में ये खड़े रहते हैं। उसका मुझे बहुत असर तो नहीं लग रहा है कि हरियाणा में की राजनीति में इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है। हरियाणा की राजनीति थोड़ी अपने अलग किस्म की है। वहाँ पे जाति वगैरह को लेकर के काफी प्रभाव होता है। जाट मतदाता जो होता है उसका अपना एक हिसाब किताब होता है। और जिस तरीके से 10 साल का शासन हो गया है तो हम सब देख पा रहे हैं कि वहाँ पे जो है इस बार कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस वहाँ बन गए हैं, क्योंकि एक वैसा कोई बहुत तो नहीं, आप देखिए कांग्रेस के भी जो प्रवक्ता हैं वो उस तरह का कोई घोटाला हुआ हो, बहुत गड़बड़ी हुई हो, ऐसे कोई घटनाक्रम जो है वो सामने नहीं ला पा रहे हैं। बस ये 10 साल का जो एक मोनोटोनी सा बन गया है, शायद उसको तोड़ने की तरफ जनता बढ़ रही है। उस वजह से ऐसा लग रहा है। अमिताभ जी, हरियाणा का जो किसान है वो आपको किस पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि किसान वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद में है और कहीं ना कहीं उनका असर वोट बैंक पर भी पड़ता है। नहीं, किसान बहुत बड़ी तादाद में है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा किसान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। किसान जो आंदोलन हुआ था उसमें हरियाणा के किसानों की संख्या कम थी। आप अगर ध्यान देंगे तो ज्यादातर किसान जो थे वो पंजाब से थे। कुछ किसान संगठन जरूर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसानों के बीच कोई बहुत अलोकप्रियता है सरकार की, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा ना, एक मोनोटोनी सी है। सरकार ने कोई बहुत बड़ा घपला घोटाला पे हुआ ऐसा भी नहीं हुआ। हरियाणा के लिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने कैसे उनकी सरकार ने वहाँ पे काम किया है, नल जल योजना किस तरीके से लागू की है, मकान बने हैं किस तरीके से, तो करोड़पति दीदी वाला जो लखपति दीदी वाला जो प्रोजेक्ट है वो कैसे हरियाणा में उससे ग्रामीण महिलाओं को जैसे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि हेल्थ के लिए कैसे सबके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। 70 की उम्र से ज्यादा के लोगों को सबको मिलेगा। अब ये चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, सबको उसका फायदा मिलेगा। और 1 रैंक 1 OROP जो था, पेंशन जो था, उसको हमने लागू किया, जिसके ऊपर कई सालों से कांग्रेस बैठी हुई थी। तो जो कुछ इन्होंने किया है उन चीजों को लेकर के ये निश्चित रूप से सामने रखने की कोशिश की है कि किस तरीके केवल से ढींगरा जी, क्या ऐसा वाकई में आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास में चुनाव में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुद्दे जो हैं वो बचे नहीं हैं और वो सही तरीके से बीजेपी को खेल नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी हरियाणा के भीतर? बताना चाहता हूँ, तफसील वाइज बताता हूँ। हरियाणा के अंदर जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है खट्टर साहब की सरकार ने, तभी तो बदल दिया उनको। हरियाणा के अंदर कितने घोटाले हुए हैं। माइनिंग का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ, शराब का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ, जो चावल खरीद का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ, पेपर लीक का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ। हरियाणा में तो घोटाले ही घोटाले भाजपा की सरकार में हुए हैं। ये कहाँ कह रहे हैं घोटाले नहीं हुए? इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसकी नहीं, ये नहीं कह रहे कि घोटाले नहीं हुए, ये कह रहे कि आप उन घोटालों को जनता के सामने सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। यदि हुए हैं तो उनकी एक बात बता दो, अभी हमारी सरकार बन रही है, सारे घोटालों के अंदर इनके सारे नेता जेल के अंदर बैठे होंगे जितने घोटाले इन्होंने किए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, केवल जी ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये निष्पक्ष हैं, कम से कम मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ इनको हरियाणा के बारे में कितनी नॉलेज है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हरियाणा में एक तफ्तीश वाइज में घोटाले हुए हैं, SITयां बनी हैं और उस SIT का जवाब नहीं दिया आज तक। जब हमारी सरकार आएगी ये लोग सारे जेल में होंगे। 37 पेपर लीक हुए हैं हरियाणा के अंदर। माइनिंग के घोटाले हुए, एक DSP के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जान से मार दिया। चावल खरीद के अंदर ये जो डिप्टी मुख्यमंत्री था जो दुष्यंत चौटाला, इसने चावल खरीद के बीच में जितने हमारे मिलर्स थे उनसे करोड़ों रुपए लिए हैं। आपको पता नहीं है, जितने ये बीजेपी के भवन बने हैं ये सारे घोटालों के अंदर है। आपको तफ्तीश वाइज लिख के बताऊंगा। जिस समय हमारे पास सारे कागज सब पेपर मौजूद है, हमारी सरकार आएगी सभी पे टंगेंगे और सबके ऊपर इंक्वायरियां चलेंगी। प्रवक्ता टीवी पर आके तो काफी आरोप लगाते हैं, कई चीजें गिनाते हैं, पर क्या आप ऐसा मानते हैं कि जमीन पर जो नेता उतरे हुए हैं वो जनता को सही तरीके से साधने में कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे?
नहीं, देखिए फैक्ट्स अगर देखिए, सक्षम पार्टी है कांग्रेस, कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं भाई। देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, सबसे ज्यादा उसने शासन किया है, और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ये जो कहते हैं ना सिस्टम हमारा है, तो सिस्टम भी इनका है। लेकिन ये कोई ठोस इन चीजों को लेकर के इन्होंने कोर्ट में क्या इन्होंने जाकर के केसेस किए, क्या जो घपले घोटाले हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाई इन्होंने, वैसा कुछ इनके पास है नहीं। सामने आपको रखना पड़ेगा ना। आप अखबारों में बोल करके छपवा लेते हैं, टीवी पे बोल लेते हैं, जनता के भाषणों में बोलते हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ के साथ जब आप जाएंगे ना कि देखो जी यहाँ पे इतना का घोटाला हुआ था और ये आदमी शामिल था और उसमें कुछ आपकी तरफ से आपके वकीलों ने कुछ किया, वो सामने रखेंगे, तब लोगों को सीधा भरोसा होता कि हाँ ये सही बात कही जा रही है। जब सही बात कही जा रही, सामने चीजें आएंगी, तब ना आप उसमें मेहनत ही नहीं करते। अगर आपको पता चलता है कि ये घोटाला हुआ है, तो आप जब विपक्ष में होते हैं तो आपका क्या काम है कि सरकार की गलतियां जो हैं उसको ठोस सबूत के साथ जनता के सामने रखना और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना। जो भी आप कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करके केस चला सकते हैं, बिल्कुल आरटीआई के माध्यम से आप सारी डिटेल निकलवा सकते हैं। आप सक्षम लोग हैं। जब वो सब कुछ आप नहीं रखेंगे तो केवल इस तरीके से तेज बोल के जोर जोर से बोल के देखिए, इसका इम्पैक्ट नहीं जाता है। जब लोगों को लगता है कि हाँ ये खाली बोल रहे हैं, खाली बोलने से चीजें साबित नहीं होती हैं। ठीक है सर, उसके लिए आपको ठोस तथ्यों के साथ सामना आना होगा, जो ये लोग नहीं कर पा होता रहे है और किन पार्टी की बातों को जनता गहराई से जानती और मानती है। हमारे साथ में कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़े थे और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी जुड़े थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के रण में आज जमकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। अर्बन नक्सल से लेकर आरक्षण तक की बात की गई, किसानों को साधने की कोशिश की गई। तो जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वहां पे एक हुजूम था, एक जनसैलाब भी देखने को मिला जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आया था। और जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के ऊपर में एक के बाद एक कई उन्होंने आरोप लगाया और उन पर जमकर हमला बोला। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।